Hello everyone, this is Shivani Srivastav, student of B.Ed second year semester 4th from Basudev Memorial Girls Degree College. My topic for video presentation is the preamble of Indian Constitution अर्थात भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान के परिचय पत्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को समझने से पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि संविधान में प्रस्तावना कैसे आई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव रखा कि संविधान कैसा होगा, भारतीय संविधान के मूल आदर्श क्या होंगे, उसकी क्या रूपरेखा होगी। इसी कारण संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अब बात आती है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रमुख स्रोत क्या है। जैसा कि हम प्रथम पंक्ति में देखते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय संविधान में जो शक्ति है, भारतीय संविधान की शक्ति का जो मेन सोर्स है, मेन स्रोत है, वो भारत की जनता है। इस प्रकार भारत में सर्वोच्च शक्ति संविधान की है और संविधान अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करती है। प्रस्तावना को और अच्छे से समझने के लिए हमें प्रस्तावना के स्वरूप को समझना होगा और प्रस्तावना के स्वरूप को समझने के लिए हमें 5 शब्दों को समझना होगा जो प्रस्तावना में दिए गए हैं। ये 5 शब्द हैं: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पहला शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, अर्थात भारत एक संप्रभु देश है, एक सॉवरेन कंट्री है। सॉवरेन कंट्री होने का मतलब होता है कि भारत अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस लेने में फ्री है। कोई भी बाहरी देश, कोई दूसरा देश भारत के आंतरिक मामलों या बाहरी निर्णयों पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दूसरा शब्द है समाजवाद। सोशलिज्म को समझने के लिए हमें थोड़ा यूरोप जाना पड़ेगा। जैसे वहाँ कार्ल मार्क्स ने बताया था कि 2 वर्ग होते हैं, पूंजीपति और सर्वहारा। सर्वहारा वर्ग संघर्ष के माध्यम से वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था लागू करती है, लेकिन भारत का जो समाजवाद है वो संघर्ष के स्थान पे समानता पर बल देता है। भारत का समाजवाद पंडित नेहरू और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित है। तीसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। सेक्युलर होने का मतलब है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोग अपने मन मुताबिक अपना धर्म स्वीकार कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसकी प्रगति के लिए प्रयास कर सकते हैं। चौथा वर्ड है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतंत्रात्मक। डेमोक्रेटिक कंट्री का सीधा सा मतलब है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पे जनता का शासन होगा। जैसा कि अब्राहम लिंकन की सबसे सरल परिभाषा है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और जो अंतिम वर्ड है रिपब्लिक, यानी कि गणतंत्र। गणतंत्र होने का मतलब है ऐसा देश जहाँ का प्रधान वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। जैसा कि हम भारत में देखते हैं, वास्तविक तौर पर प्रधानमंत्री और नाम मात्र के लिए राष्ट्रपति, दोनों ही प्रधान निर्वाचित होते हैं, ना कि वंशानुगत। तो ये जो 5 शब्द हैं ये हमारे संविधान के नेचर को प्रेजेंट करते हैं, संविधान के स्वरूप को बताते हैं। इसके बाद कुछ शब्द भी हैं जो संविधान के उद्देश्यों को बताते हैं। पहला शब्द है न्याय। संविधान में न्याय 3 क्षेत्रों में बताया गया है: राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय। दूसरा शब्द है स्वतंत्रता, लिबर्टी। स्वतंत्रता नागरिकों को इसलिए दी जाती है ताकि वे अपना विकास कर सकें और उनके विकास से देश का विकास हो सके। उसके बाद आती है समता। समता यानी समानता, इक्वालिटी, सभी को बराबरी का अधिकार। उसके बाद व्यक्ति की गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 21 में मिलता है। अंत में राष्ट्र की एकता और अखंडता और साथ ही बंधुता, बंधुता यानी कि भाईचारा। संविधान के इन उद्देश्यों को समझ लेने के बाद एक प्रश्न है जो कई बार सुप्रीम कोर्ट में भी चर्चा का विषय रहा है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। सन 1960 में बेरूवादी संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन आगे चलकर 1976 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सुधार करते हुए कहा कि संविधान की प्रस्तावना
चूँकि उसी तरीके से बनी है जैसे संविधान बनाया गया है, सेम उसी प्रोसेस को फॉलो किया गया है, इसीलिए संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो मूल ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस फैसले के बाद सन 1976 में जाके जो हमारा 42nd अमेंडमेंट आता है, 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहकर भी पुकारते हैं, में संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए और वो 3 शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं करते, बल्कि संविधान की प्रस्तावना को और भी मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना को समझकर ही हम संपूर्ण संविधान की झलक पा सकते हैं और संविधान के मूल आदर्शों को भलीभांति समझ सकते हैं। शुक्रिया।